नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड के बारे में। तो सीधे सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, करिकुलम की बात करते हैं। हम लोग ये बात जान चुके हैं कि इस्लामिक एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो भी दो भागों में डिवाइड था, प्राइमरी लेवल और हायर लेवल। तो हायर लेवल के प्राइमरी लेवल के करिकुलम की पहले बात करते हैं। दुनिया की कोई भी कल्चर हो, कहीं भी एजुकेशन दी जा रही हो, तो छोटे बच्चों को सबसे पहले उस कल्चर से रिलेटेड लैंग्वेज को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। अब जो वहाँ की लैंग्वेज होती है उसमें अगर कोई बच्चों के लेवल का मशहूर लिटरेचर होता है तो वो सिखाया जाता है। इसके साथ ही उस कल्चर का जो धर्म होता है, वहाँ कुछ रिलीजियस चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आदि की जानकारी दी जाती है। तो ठीक ऐसे ही इस्लामिक पीरियड में अरबी और फ़ारसी लिखनी पढ़नी सिखाई जाती थी भाषाएं। इसके साथ ही कुरान शरीफ का 30वां भाग बच्चों को पढ़ाया जाता था। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, खासतौर पर अरिथमेटिक की नॉलेज दी जाती थी, यानी अंकगणित का ज्ञान दिया जाता था। इसके साथ ही शेख सादी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, गुलिस्ता और बोस्ता, वो पढ़ाई जाती थी। सुलेख और उच्चारण यानी अच्छी राइटिंग और करेक्ट प्रोनंसिएशन, उस पर बल दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं हायर लेवल की। हायर लेवल पर पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित था, लौकिक पाठ्यचर्या और धार्मिक पाठ्यचर्या। तो लौकिक पाठ्यचर्या कौन सी होती है, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। लौकिक पाठ्यचर्या वो होती है जो इस मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भौतिक जगत से जुड़ी हुई होती है। जितनी भी बातें, जितना भी ज्ञान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम आता है, वो जो है लौकिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। धार्मिक पाठ्यचर्या तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा जो भी अध्यात्म आदि से रिलेटेड होती है, वो इसके अंतर्गत आती है। तो मुस्लिम पीरियड में जो लौकिक पाठ्यचर्या थी उसके अंतर्गत भाषा साहित्य, तो किन भाषाओं का, अरबी और फारसी भाषाओं का। इकोनॉमिक्स की जानकारी, मैथमेटिक्स की जानकारी, क्योंकि गणित का काफ़ी विकास हो चुका था। इसके साथ ही जो उस समय के पॉलिटिकल इश्यूज़ होते थे उनकी नॉलेज, राजनीति शास्त्र की। इसके साथ ही मेडिकल की एजुकेशन। यहाँ ध्यान देंगे कि अब आयुर्वेद का स्थान यूनानी चिकित्सा ने ले लिया था। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो कला कौशल होते हैं, व्यवसाय होते हैं, प्रोफेशंस, उनकी एजुकेशन बहुत हायर लेवल पर दी जाती थी। हिस्ट्री की नॉलेज, ज्योग्राफी की नॉलेज, इन सभी विषयों की, और ज्योतिष की नॉलेज, ये उस समय हायर एजुकेशन के सिलेबस में शामिल थी। अब धार्मिक पाठ्यचर्या की बात करते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो स्वाभाविक है, इस्लामिक संस्कृति है तो इस्लाम धर्म की शिक्षा, सूफी मत की शिक्षा, कुरान शरीफ का ज्ञान, शरीयत की शिक्षा, जो इस्लामिक कानून होता है उसका ज्ञान दिया जाता था। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। तो टीचिंग मेथड्स भी वही टीचिंग मेथड्स जिन्हें आप जानते हैं, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड, बार बार अभ्यास करना, दोहराना उसको, जिसे अभ्यास आवृत्ति विधि हिंदी में कहते हैं। तो जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते हैं, तभी उनको नॉलेज उनकी बढ़ती है। इसके साथ ही लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये खास तौर पे स्किल की नॉलेज के लिए यूज़ होता है कि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है और उसके रिलेटेड लेक्चर देता जाता है और बच्चे उसको फॉलो करते जाते हैं। इसके साथ ही लेक्चर मेथड यूज़ होता था। ख़ास तौर पे ये हायर एजुकेशन की विधि है, बड़ी प्राचीन विधि है, तो लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता था। स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी मेथड, इसके साथ ही तर्क विधि का भी प्रयोग उस समय होता था। और स्मरण पर विशेष बल दिया जाता था, मेमोरी पर को स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस टाइम। अब आता है डिसिप्लिन। तो अब डिसिप्लिन का स्वरूप चेंज हो चुका था, वैदिक और बौद्ध पीरियड से बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वहाँ पर आत्म संयम की बात थी। विद्यार्थियों के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए स्पेशल रूल्स थे, जिसमें दंड आदि का स्थान नहीं था, लेकिन वो ऐसे नियम थे जो कठोर माने जाते हैं और उनको फॉलो करना होता था स्टूडेंट्स को। आप अगर पिछले वीडियो सुने हैं तो आपने वो सब नियम सुने भी होंगे।
अब नियम तो वैसे नहीं थे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूल्स का या अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे करता था, नहीं मानता था, तो उसे पनिशमेंट मिलता था। और कैसा पनिशमेंट? जो फिजिकल पनिशमेंट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मुस्लिम पीरियड में अनुशासन कैसा होता था। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी। तो आप सही का निशान लगाएंगे कि दमनात्मक अनुशासन। और कठोर दंड, जैसे फिजिकल पनिशमेंट में जितनी बातें आप जानते हैं, बच्चे को खड़ा रखना या बच्चे को किसी छड़ी से मारना या और भी बहुत सी बातें, आप बुक खोलेंगे, एक रीडिंग आप कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद आता है कि टीचर और स्टूडेंट क्या स्वरूप था। आप ध्यान रखेंगे शब्द कि मुस्लिम पीरियड में टीचर्स को उस्ताद कहते थे और स्टूडेंट को शागिर्द बोलते थे। जो उस्ताद होते थे वो अच्छा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, सैलरी अच्छी होती थी और समाज में इनका अच्छा स्थान था, इनकी रेपुटेशन बहुत हाई थी और इसीलिए, और ये इस्लामिक विद्वान होते थे तो समाज में इन्हें सम्मान भी मिलता था। स्टूडेंट वैदिक पीरियड की तरह नियम तो नहीं थे, इसलिए ये सुविधा से रहते थे और इनको छात्रवृत्तियाँ मिलती थी, छात्रावास की व्यवस्था थी, हॉस्टल्स होते थे, उनमें बच्चे ये रहते थे और इनको लेटने के लिए अच्छा बिस्तर मिलता था, कालीन आदि पर सोते थे। वैदिक पीरियड या बौद्ध पीरियड की तरह नहीं कि पेड़ के नीचे लेटेंगे या ज़मीन पर लेटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और खाने पीने में भी इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे पहले था कि मांस का प्रयोग नहीं करेंगे, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये सब रूल्स नहीं थे। लेकिन अगर कोई इन्होंने वहाँ का रूल तोड़ा अपने इंस्टीट्यूशन का, तो हमने आपको बताया ही कि फिज़िकल पनिशमेंट मिलता था। अब बात करते हैं टीचर स्टूडेंट के बीच रिलेशन की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये वैसे आदर्श संबंध जैसे वैदिक और बौद्ध पीरियड में थे वैसे तो नहीं थे, लेकिन सामान्य तौर पर ठीक ठाक रिलेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच होते थे। और एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है कि इस समय आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम पीरियड में शिक्षा का माध्यम क्या था। और ऑब्जेक्टिव की बात क्योंकि है तो वैदिक पीरियड में शिक्षा का माध्यम क्या था, बौद्ध पीरियड में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो तीनों का आप ध्यान रखिए कि वैदिक पीरियड में संस्कृत मुख्य स्थान रखती थी, बौद्ध पीरियड में पाली का स्थान मुख्य था और जो इस्लामिक पीरियड था तो अरबी और फ़ारसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम होती थी। और इस समय दो नई भाषाओं का भी भारत में इस्लामिक संस्कृति के आगमन के बाद उदय हुआ, उर्दू और हिंदी का। लेकिन अगर आपसे शिक्षा का माध्यम पूछा जाएगा तो आप अरबी और फ़ारसी को ही सही करेंगे। इसके अलावा एक बात और कि कक्षा नायकीय पद्धति जो थी वो इस्लामिक पीरियड में भी थी, सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ आता है कि कक्षा नायकीय पद्धति, तो आप इस्लामिक पीरियड के लिए भी उसे सही करेंगे, क्योंकि मिलान वगैरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि इधर कुछ बातें लिख दी, शिक्षा का माध्यम पाली, इधर लिख दिया बौद्ध युग, फिर लिख दिया कक्षा नायकीय पद्धति, दूसरी तरफ है वैदिक पीरियड, और फिर लिख दिया कि जातक कथाओं की शिक्षा, ऐसा कुछ लिख दिया, या और आपसे मिलान करने को कहा गया। तो अगर वैदिक पीरियड ऑप्शन में नहीं होगा तो कक्षा नायकीय पद्धति के लिए आप इस्लामिक पीरियड को भी मैच करेंगे। अब बात कर लेते हैं उस समय की शिक्षण संस्थाओं की। तो सबसे पहले आता है मकतब, प्राथमिक स्तर की ये संस्था थी। हमने आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें भी इसका उल्लेख था। ये जो शिक्षण संस्थान होते थे ये प्रायः मस्जिदों से लगे हुए होते थे और यहाँ जो उस्ताद होते थे वो उन मस्जिदों के मौलवी होते थे। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है
जिसका अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ लिखना पढ़ना सिखाया जाता हो। अब यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मकतब शब्द किस शब्द से बना है, या मकतब शब्द जो है वो कुतुब से बना है, तो ये किस भाषा का शब्द है। तो मकतब शब्द जो हमने बताया आपको, ये तो बात हमने बताई दी कि कुतुब शब्द से बना है और वह स्थान जहाँ लिखना पढ़ना सिखाते हैं। एडमिशन कैसे होता था यहाँ, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी, जो कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होती थी। तो आपसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बिस्मिल्लाह खानी की रस्म जो होती थी उसकी उम्र क्या थी। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, 3 वर्ष 3 माह 3 दिन। तो फिर आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते थे। अब थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खानी की रस्म को भी जान लीजिए। इस दिन बच्चे को, जिस दिन उसकी ये रस्म होती थी, नए कपड़े पहनाए जाते थे। जो उस्ताद होते थे उनके सामने उपस्थित किया जाता था। उस्ताद बच्चे से कुरान शरीफ की आयतें दोहरवाते थे। अगर बच्चा बहुत नहीं दोहरा पाता था तो उससे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। तो ये भी चीज़ है। यहाँ पर भी आपसे मिलान का प्रश्न बन सकता है कि पबज्जा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, या कोई वैदिक पीरियड का संस्कार डाल दिया, समावर्तन संस्कार, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म, ऐसे ही कोई एक और ऑप्शन दिया और इधर अलग अलग ऑप्शन दिए और आपसे मैचिंग करवाई गई। अब बात करते हैं एक दूसरी शिक्षण संस्था की जो हायर लेवल की थी, वो है मदरसा। आप लोगों ने मदरसा शब्द सुना भी होगा। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मदरसा शब्द किस शब्द से बना है, ये किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है। भाषण देना, लिखना पढ़ना, या कोई और ऑप्शन बना दिए गए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाषण देना। ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मदरसा जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और जो मकतब है वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि मुस्लिम काल की प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्था है मदरसा, मकतब, कोई एक और ऑप्शन दे दिया, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। अब मदरसा के लिए भी ये शब्द इसी तरह का प्रश्न बन सकता है कि ये किस स्तर की शिक्षा संस्था थी। उस समय जो मदरसे होते थे वो भी बड़े बड़े भवनों में होते थे। यहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था होती थी, बहुअध्यापकी होते थे, यानी यहाँ बहुत सारे टीचर्स पढ़ाया करते थे। इनमें हॉस्टल्स होते थे, बच्चे यहाँ छात्रावासों में रहते थे। अब इनकी जब बच्चों की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी मदरसे में, तो इन बच्चों को डिग्री मिलती थी। डिग्री क्या क्या थी? आमिल, फाजिल और काबिल। ये डिग्रियां क्या थीं? जो इस्लामिक साहित्य में, दर्शन में विशेष योग्यता रखते थे उन्हें आमिल कहते थे। जो तर्क और इस्लामिक दर्शन की विशेष जानकारी प्राप्त करते थे उन्हें फाजिल कहते थे। और जिन्हें अरबी फ़ारसी साहित्य का विशेष ज्ञान होता था उनको काबिल कहा जाता था। ये जिन्हें काबिल की डिग्री मिलती थी वे उच्च पद प्राप्त करते थे। जो जनरल लैंग्वेज में आप लोगों को बोलते सुनते होंगे ना कि ये बड़े काबिल हैं, ऐसा एक शब्द बोलते हैं, तो वो काबिल यहीं से आया हुआ शब्द है। ये इस्लामिक पीरियड की एक उच्च डिग्री होती थी। या एक आपने और भी सुना होगा कि बड़े आलिम फाजिल बने घूम रहे हैं, तो वो यही चीज़ है। ये उस समय की जो मुस्लिम कल्चर रही है उस समय की हायर लेवल की डिग्रीज थी। इसीलिए ये जनरल जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति अपनी योग्यता आदि का प्रदर्शन करता है तो उस ज़माने से चली आ रही कहावतें हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह के स्कूल्स होते थे, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फ़ारसी स्कूल। तो आप अपनी बुक खोलिए और इनके बारे में ये जानकारी ले लीजिए कि इनमें से कौन कौन सी प्राथमिक स्तर की संस्थाएं थीं और कौन कौन सी हायर लेवल की थीं। अब आते हैं शिक्षा के अन्य पक्षों पर। तो सबसे पहले जन शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मास।
मासेस के बारे में। तो जो मास एजुकेशन थी उस समय हम ये नहीं कह सकते कि इसका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये शासक वर्ग की एजुकेशन थी, इस्लामिक एजुकेशन। और जो पब्लिक थी बहुत बड़ी संख्या में कि दूसरे मत की थी। तो शासक वर्ग के साथ ये था कि वो चाहते थे कि हमारी हिसाब से जो एजुकेशन चल रही है लोग उसी को लें, और पब्लिक पर उनका अपना कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में जन शिक्षा की कोई पर्याप्त व्यवस्था है ये नहीं कहा जा सकता। स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा के लिए भी यही बात कही जाएगी कि पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित हो गई थी, इसलिए लड़कियों की शिक्षा भी पिछड़ गई। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मालवा में वहाँ के शासक गयासुद्दीन ने सारंगपुर में एक बालिका मदरसा बनवाया था। तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है। और वैसे स्त्री शिक्षा के बारे में कहें तो कोई बड़ी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जो शहजादियाँ होती थीं या बड़े घरों की लड़कियाँ होती थीं उन्हें एजुकेशन मिल जाती थी, बाकी जो सामान्य पब्लिक थी उनकी लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। बालिका शिक्षा काफ़ी पिछड़ गई थी। अब बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। तो इस समय वोकेशनल एजुकेशन बहुत ऊंचे स्तर पर थी, बहुत अच्छी तरह से वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी। अब आती है रिलीजियस एजुकेशन। तो वो भी है कि इस्लाम धर्म की शिक्षा पर ही यहाँ पर विशेष बल था। अब आता है कि उस समय के प्रमुख एजुकेशनल जो सेंटर्स थे वो कौन कौन सी जगहें थीं। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। इस समय के इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स में दिल्ली, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि थे। और दिल्ली में इल्तुतमिश ने मदरसा मुअज़्ज़ी बनवाया, ये याद कर लीजिए। फिरोज़ तुगलक ने 30 मदरसे बनवाए थे। एक मदरसा फिरोज़ाबाद में फिरोज़ शाही मदरसा बनवाया। इसके साथ ही जौनपुर जो था वो इस्लामिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और इसे शिराज हिंद कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप याद करें, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।